तहाड़देव और आस्करण में धोखे से हमला कर दिया और उनकी हत्या कर दी। पंचों ने पुनः बक्साजी के खन्नाले में मुखिया के पद पर बिठाया। 9 वर्ष की उम्र में तेजाजी कुछ वर्षों के लिए अपने ननिहाल त्योद चले गए और वहीं गुरु मंगलनाथ से शिक्षा लेने लगे। त्योद में मामा हेमजी ने धनुर्विद्या और तलवारबाजी चलाना जारी रखा। 16 वर्ष पर होने पर खन्नाल वापस लौटे। उस समय खन्नाल में चोरों ने चौतरफा जो आतंक मचाया हुआ था। संवत 1160 का वर्ष था। इस बार इंद्रदेव कुछ ज्यादा ही मेहरबान हुए और जेठ आषाढ़ माह में भरपूर बारिश होने लगी। तहाड़देव और आस्करण की हत्या कर दी। बोदलदेव पेमलदेव की शादी के अनंतर सोच रही थी। तेजाजी को शादी की जानकारी प्राप्त हो चुकी थी। अब तेजाजी पेमल को लाने की तैयारी करने लगे। माता रामकुमारी ने पनेर जाने से पहले राजल को घर जाने का आदेश दे दिया ताकि भाभी पेमल का स्वागत करने के लिए तैयार रहे। तेजाजी ने माता का आदेश मानते हुए बहन राजल को अजमेर के पास तबीजी गांव में जोगाजी सिया के घर ब्याही हुई थी और वहां उसे लेने पहुंचे और अगले दिन राजल को लेकर ले आए। जाटों में सदैव ये परंपरा रही है कि बहू पहली बार घर आए तो ननद उसका स्वागत करे। माता रामकुमारी ने पंडित जी से तेजाजी का प्रस्थान के लिए शुभ मुहूर्त जानना चाहा। पंडित जी ने अपनी पोती पन्नों में देखा और निराशा में कहा कि अभी पनेर जाना का मुहूर्त नहीं है। तेजाजी ने कहा कि मैं 30 से पहले पनेर जाऊंगा। मैं मुहूर्त नहीं मानता। शेर जब जंगल में निकलता है तो वह किसी से मुहूर्त पूछकर नहीं निकलता। तेजाजी ने लीलन घोड़ी का श्रृंगार किया और सवार होकर पनेर के लिए अकेले ही निकल पड़े। रास्ते में बारिश होने लगी। तेजाजी ने नदी नाले लांघते हुए रात्रि में खन्नाल पहुंचे। रात्रि विश्राम के लिए बागी के माली को 2 सोने की मोहर दी। लीलन ने रात में पूरी बाग को उजाड़ दिया। सुबह के समय बाग ने माली ने जाकर पेमल से शिकायत की। बाग में रात्रि के समय एक परदेशी आया था जिसकी घोड़ी ने पूरे बाग को उजाड़ दिया है। पेमल ने परदेशी के बारे में जानने के लिए भाभी को बाग में भेजा। तेजाजी ने जब अपना परिचय दिया तो पेमल ने भाभी ने उन्हें पहचान गई और घर पधारने का निमंत्रण दिया। इधर जब सास बोदलदे को तेजाजी के पनेर आने की सूचना मिली तो वह काफ़ी क्रोधित हुई। पेमल को जब भाभी से पता चला कि बाग में आया परदेसी उसका पति परमेश्वर है, उससे रहा नहीं गया और वह अपनी सहेली लाचा गुजरी के साथ पानी लेने का बहाना बनाकर बाग की ओर गई। शाम के समय जब तेजाजी बाग से निकलकर रायमल जी के घर और बढ़े तब पनगढ़ पर पेमर और लाछा के समय पहला साक्षात्कार हुआ। जब लीलन पर सवार होकर तेजाजी रायमल स्कूल में प्रवेश किया, लीलन ने घुंघरों की आवाज़ बिदक गई। पहले से क्रुद्ध सास बोदलदे ने ताना मारा, काला नाग खाए उसको कौन। तेजाजी को मनाने पहुंचे। तेजाजी ने वहां रुकने का फैसला किया। तेजाजी ने लाछा रंगवाड़ी में रुकने से बोदलदे की योजना असफल रही और बोदलदे लाछा से क्रोधित हो गई। बोदलदे ने तत्पश्चात अपने धर्म भाई कलिया मीणा से संपर्क किया और लाछा की सभी गायों को छोड़ने के लिए कहा। कलिया मीणा ने इससे खुशी की लहर तैयार होगी और वो खुशी खुशी इस काम के लिए तैयार होगा। बोदलदे ने कालिया मीणा को आश्वस्त किया कि उसे रोककर के लिए पनेर से कोई नहीं आएगा। आज तो मौसम ने भी चोरों के लिए मुनासिब था। बरसात हो रही थी, रह रह कर बिजलियाँ चमक रही थी। कलिया मीणा ने रात्रि में लाछे की गायें चुरा ली, परंतु आज तेजाजी लाछा की रंगवाड़ी में सो रहे थे, इसीलिए लाछा और उसकी पति नंद भी गायों के बाड़ों में बनी झोपड़ी में सो रहे थे। गायों के घनेर खड़बड़ाहट से वे जाग गए। नंद ने जब प्रतिरोध किया कि चोरों ने उसे पीटा और भाग गए। लाछा ने चोरी की सूचना मुखिया रायमल तक पहुंचाने की कोशिश की, परंतु बोदलदे जो इसके लिए तैयार थी उसने लाछा को वहां से भगा दिया। लाछा जानती थी कि जितना समय बीतता जाएगा उसकी गायों को वापस लाना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। रोती बिलखती लाछा डोली के घर पहुंचती और उसे बाहर का डाका पुराने ज़माने में युद्ध की तैयारी के लिए ढोल को खास लय में बजाया जाता था ताकि गांव वाले सतर्क हो जाएंगे। बजाने का अनुरोध किया, परंतु डोली ने उसे मना कर दिया क्योंकि वह बोदलदे ने पहले उसे धमका रखा था। निराश और रोती हुई लाछा अपने पति के पास पहुंची। उसे अपने घर लाछा की रंगवाड़ी पहुंची जहां तेजाजी सो रहे थे। लाछा ननद के साथ घर से बाहर निकलकर बैठकर रोने लगी। लाछा के रोने की आवाज़ सुनकर तेजाजी की नींद खुल गई और इस कारण को जानने के लिए तेजाजी बाहर निकले। रंगवाड़ी के दरवाजे के बाहर बने चबूतरे पर नंदू लेटा हुआ था और उसके नज़दीक बैठी लाछा रो रही थी। तेजाजी की नींद लाछा से रोने से खुल गई। उन्होंने लाछा से रोने का कारण पूछा।
लाछा ने गायें चोरी होने की बात बताई। तुम चिंता मत करो लाछा, तेजा जाट तुम्हारी एक एक गाय को वापस लेकर में एक नाग और नागिन का जोड़ा फंसा हुआ था, जिसमें से बिजली गिरने से नागिन मर चुकी थी और नाग भी जलने वाला था। तेजाजी ने जीव दया करते हुए भाले की नोक से नाग को आग से घेरे से बाहर निकाल लिया। नाग को तेजाजी द्वारा खुद को बचाना नागवार गुजरा और गुस्से में तेजाजी को काटना चाहा। तेजाजी बोले, हे नागराज, मैंने तो आपका भला करा है और आप मुझे ही डसना चाहते हैं। तेजाजी, तुमने मेरे को बचाकर बहुत बड़ा अन्याय किया है। अभी भी मैं आग में मर जाता तो सीधा बैंकुट जाता। अब तो मैं मेरी बिना नागिन के सैकड़ों वर्षों तक जमीन पर घसीटता रहूंगा। मैं तुम्हें डसकर अपना बदला लूंगा। नाग बोला, नागराज, अभी तो मैं लाछा के दिए गए वचनों का पालन करने के लिए चोरों के पीछे जा रहा हूँ। मैं 8 पैर में वापस लौट कर ना हूँ तो मैं चांद, सूरज और खेजड़े वृक्ष को साक्षी मानकर वचन देता हूँ। तेजाजी के वचन पर नाग ने रास्ता छोड़ दिया। तेजाजी लीलन पर बैठकर मेणाओं के पीछे चल दिए। वर्तमान में तिलोनिया गांव के नजदीक तेजाजी ने 2 चोरों को मार गिराया। मंडावरा की पहाड़ियों का नजदीक कालिया मीणा ने डेरा डाल रखा था। तेजाजी ने कालिया मीणा को ललकारा और गायों को छोड़ने का प्रस्ताव रखा। तेजाजी को अकेले देख कालिया मीणा हंसा और 250 के करीब मीणा साथियों के साथ तेजाजी पर हमला कर दिया। विश्व के इतिहास में इससे भयंकर युद्ध नहीं हुआ। एक तरफ 250 चोर, दूसरी तरफ शेषनाग के अंश से तेजाजी जाट। तेजाजी का बिजला सर का भाला चमका और देखते ही देखते मेणाओं की तादाद कम होने लगी। कालिया मीणा अपने गिरोह का नाश होते देख मैदान छोड़ भागा। भागते भागते लाछा की गायों में से एक बछड़ा ले गया और मंडावरिया की पहाड़ियों में छुप गया। चोरों के भागते भागते लाछा की गायें संभल ली और वापस पनेर राह पकड़ ली। सवेरा होते ही तेजाजी लाछा की गायों को लेकर वापस पनेर पहुंच गए। लाछा अपनी गायों को देख के बहुत खुश हुई, परंतु जल्दी ही पता चला कि एक बछड़ा काणा केरडा गायों के वापस नहीं लौड़ा। तेजाजी ने लीलन को वापस मड़ा और काणा केरडा को लेने चल दिया। इधर कालिया मीणा ने तेजाजी के गायों के लेकर जन्म मंडावरिया की पहाड़ियों में निकले और 100 से करीब जीवित बचे हुए साथी थे उनके साथ नरवर की पहाड़ियों की ओर बढ़ गए, जहां उससे उसका